Hello everyone and welcome back to the channel. So in this video we will discuss about why you should have a proper financial planning before getting a job or after getting a job. क्यों आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू एलोकेट देयर फंड्स, हाउ टू डाइवर्सिफाई देयर फंड्स, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये उनको नहीं पता होता है और इसके वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होते हैं। जैसे ओवर स्पेंडिंग होता है, एक्सेसिव बाइंग हो गया, एक्सेसिव सेलिंग हो गया, ये सब होता है। और बाद में आप जब 5-6 साल बाद आप जो अगर जाएंगे मार्केट में, देखेंगे अगर कितना सैलरी इनकम किया और कितना खर्चा किया, तब आपको पता चलेगा कि भाई मैंने क्या किया। मतलब बहुत सारा पैसा तो मेरे अकाउंट में आ रहे थे बट मैंने उसका गलत यूटिलाइजेशन किया, गलत इस्तेमाल किया और अभी आपके पास जो भी एसेट है आपको शायद उसको आप अच्छे से ग्रो नहीं किए हो, और ग्रो किए हो तो उतना अच्छे से ग्रो नहीं किए जितना हो सकता था। उसका पोटेंशियल फुली पोटेंशियल यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं चलिए स्लो एंड स्टडी आपको फास्ट से स्टार्ट करता हूँ। आपका अगर सैलरी 1 लाख है, सपोज आप मान के चलिए आपका सैलरी 1 लाख है, तो हम लोग कैसे उसको एलोकेट करेंगे, कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उसको डाइवर्सिफाई करेंगे सो दैट आप एक अच्छा फ्यूचर जी सकोगे। जैसे मैं बहुत सारे बारे अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, जैसे इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी, स्टॉक, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वॉच इट टिल द एंड सो दैट यू गेट ऑल द डाटा। एंड मैं इसके बारे में वीडियो इंस्टाग्राम पे बना चुका हूँ, अभी ये डिटेल वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा, तो स्टे ट्यून। तो फर्स्ट एडवाइस जो मैं करता हूँ एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं पहला चीज़ जो एक बंदे को करता हूँ जो जॉब करता है वो है टर्म इंश्योरेंस। अगर कोई भी अगर आपका डिपेंडेंट है, आपका फादर हो, आपका मदर हो, आपका ब्रदर हो, आपका सिस्टर हो, अगर आपका वाइफ हो, अगर आपका चिल्ड्रन हो, कोई भी डिपेंडेंट आपके पास है, जो कि होना चाहिए, हर किसी डिपेंडेंट होता है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप के साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, बट to face uncertain event you have to take some term insurance, you have to have some backup। आपके फ्यूचर के बारे में, आपके फैमिली के बारे में आपको सोचना चाहिए, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल LIC वगैरह हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग को रिटर्न मिलता है और उसमें कम इंश्योरेंस मिलता है, 5-6 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, 25-30 हज़ार 40 हज़ार का होता है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम रहेगा 8-9 हज़ार, 10 हज़ार, 11 हज़ार, 15 हज़ार मैक्सिमम जाएगा अगर आप 30 साल के अंदर हो। अगर 1 करोड़ का ले रहा हूँ मैं, 1 करोड़ का कैलकुलेट करके चलता हूँ, अगर आपका इनकम साल का 5-6 लाख है तो आपको 20 से 25 गुना टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आप 25 से 30 गुना टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपका फैमिली का एक सिक्योर अमाउंट हो जाता है। इन सर्टन केसेस व्हेन आप नहीं रहेंगे, उस समय आपके फैमिली को एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ये आप लॉन्ग लमसम में ले सकते हो या फिर एक सैलरी के हिसाब से 80,000, 90,000, 1,000, 1 लाख ऐसे करके भी आप ले सकते हो। वो आपको इंश्योरेंस लेते वक्त ऑप्शन रहेगा। नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ कि एक साथ टर्म जो है, मतलब मान लो कि किसी का डेथ होता है तो उसको 1 करोड़ मिलने से ही अच्छा फायदा होगा, तो एक साथ लाना ही अच्छा है, ये मैं एडवाइस करता हूँ। इसमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन कुछ फायदा, मतलब कुछ नुकसान नहीं है। मैं खुद लिया हूँ टर्म इंश्योरेंस क्योंकि मुझे पता है ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ ये ओनली फॉर सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट में मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, बट मुझे रिटर्न सेफ्टी के लिए चाहिए। मुझे मेरे मतलब जो फैमिली का सेफ्टी है, इसके लिए मैं टर्म इंश्योरेंस लेके बैठा हूँ, ताकि मुझे कुछ मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी फील हो कि हाँ इन अनसर्टेन इवेंट कुछ भी होता है तो मेरा फैमिली सिक्योर है। इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, फर्स्ट एडवाइस है। सेकेंड के लिए हम लोग मूव करें जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, मान लो आपको आज डेंगू हो गया, या आपको मलेरिया हो गया, आपको टाइफॉइड हो गया, आपको डायरिया हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी झेल सकते हैं, हमको हमारा तबीयत खराब हो सकता है। तो अगर मान लो आपको कुछ तबीयत खराब हुआ, आप क्या करोगे, हॉस्पिटल जाओगे और हॉस्पिटल में आपका पैसा जितना भी सेविंग होगा वो आप गवाओगे। मेरा दोस्त का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बैंगलोर में डेंगू हुआ था, 9 लाख चला गया, 4 साल का सेविंग्स था, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, इसलिए सारा खर्चा वहीं पे कर दिया उसने। हेल्थ खराब हुआ, वेट लॉस हुआ और पैसा चला गया, तीनों लॉस कैसे बियर करेगा एक आदमी। इसके लिए आपको चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस। उड़ीसा में अभी ऑल इंडिया में है, आयुष्मान भारत है, यहाँ पे पहले था एक इंश्योरेंस था उड़ीसा गवर्नमेंट का, रविंद्र जी जब थे, अभी चेंज होकर वो भी आयुष्मान भारत हो गया है। बट आपके पास अगर कुछ कार्ड नहीं है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। 15 से 20 हज़ार आएगा, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस लो ताकि आप
मान लो आप 10 साल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 10,000 दे रहे हो, 1 लाख, और आपका 10 साल में जो 10 लाख का इंश्योरेंस था वो 10 लाख का क्लेम हो जाता है, तो आपको 9 लाख का फायदा हो रहा है, क्योंकि आप 9 लाख सेव कर रहे हो वहाँ पे। अगर आप नहीं ले रहे हो इंश्योरेंस, मान लो कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, बट कब कब ऐसा हो गया कि आपका 10 लाख 20 लाख खर्चा हो गया, वो पूरा चला जाएगा पैसा। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपको डेफिनेटली लेना है, डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में उतना पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, आप ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, और उसको आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, वो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी फ़ायदा करेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो पूरा फैमिली के लिए लेना है, जितने भी आपका डिपेंडेंट है, जितने भी मेंबर है, सबके लिए, जो भी एलिजिबल है उनके लिए ले लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आएगा। नहीं आएगा तो ठीक है, पैसा जाने दो, बट आएगा तो बहुत सारा सेविंग होगा, बहुत सारा जो सेविंग का सेव हो जाएगा, बहुत सारा पैसा आपका बच जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आप यंग इंसान हो, अगर 18 से 25 के बीच में हो, या फिर 18 से 30 40 जितने भी हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे ले रहे हो अपने आप को, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप देखोगे तो हमेशा वो 20, 25, 22, 15, 17% रिटर्न देता है। एफडी में आपको 6%, 7% मिलेगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग होकर अमाउंट बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। रिस्क होता है बट रिवॉर्ड भी मिलता है। आपको रिस्क लेना है लाइफ में, यंग टाइम में नहीं लोगे तो आप 60 उम्र में जाकर रिस्क नहीं ले सकते हो। तो रिस्क लेना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। बहुत सारा फंड है, बट आपको मैं ये एडवाइस करूंगा 4-5 मैक्सिमम फंड में इन्वेस्ट करो। एक हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करो, जहाँ पे बहुत रिस्क है लेकिन बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, और एक मीडियम रिस्क में रखो जिसमें मीडियम रिवॉर्ड का चांसेस, मतलब 10 to 15% का रिटर्न मिल सकता है, और एक स्टेबल जैसे लार्ज कैप हो गया या फिर बॉन्ड हो गया। बॉन्ड और स्टॉक्स और ये सब मिला के एक फंड आता है, मिक्स्ड, जो मतलब क्या होता है, फ्लेक्सी कैप होता है, मिड कैप होता है। ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो, एक लार्ज कैप में, एक मिड कैप में, एक स्मॉल कैप में, और एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर इन्वेस्ट करो। जैसे मैं डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, आप रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, सोलर एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे पर्टिकुलरली फोकस्ड फंड भी आते हैं, तो उसके ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इन्वेस्ट करो भाई। कैपिटल आपका अगर 1 लाख सैलरी है, मैं तो एडवाइस करूंगा 10 to 20,000 योर मनी शुड गो टू म्यूचुअल फंड। 10 to 20% ऑफ योर सैलरी शुड डेफिनेटली गो टू म्यूचुअल फंड। इफ यू डोंट हैव टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, लेकिन आपको वहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चार्ट को, बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर बैठा है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप कुछ मतलब उतना ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। बट स्टॉक्स में रिटर्न अच्छा है, बट रिस्क है। आपका नॉलेज है तो आप करो, बट नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में आँख बंद करके डाल लो। फोर्थ पॉइंट आई विल टेल यू, एक आरडी खोल लो। सैलरी 1 लाख है, 5,000 का आरडी आपका रहना चाहिए, 5,000 से 8,000 तक। मान लो आप 8,000 का आरडी कर रहे हो, या फिर 5,000 का ही कर रहे हो। 5,000 का आरडी आपका 2 साल में हो जाएगा 60 कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 हो गया। इसको फिक्स डिपॉजिट कर दो, हर साल एक आरडी करो। आरडी को 1 साल में फिक्स डिपॉजिट करो, आरडी को 1 साल में फिक्स डिपॉजिट करो। जैसे 2-3 साल 4 साल हो जाएगा, उसको कंप्लीटली एक अलग फंड में डालो और उसको एज एक इमरजेंसी फंड यूज करो, क्योंकि आपका 6 महीने का सैलरी एक इमरजेंसी फंड आपके पास रहना चाहिए। इनकेस आपका जॉब चला जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, बट प्राइवेट सेक्टर में मान लो कोविड जैसा सिचुएशन हो गया और आपका जॉब चला गया, वो आपको हेल्प करेगा, आपके सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा, आपको एक स्ट्रेंथ देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मेरे पास 6 महीने का सैलरी पड़ा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ सिचुएशन की वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है, तो मुझे वो हेल्प करेगा। इसलिए आप आरडी करो, आरडी को एफडी करो, और 2-3 साल बाद इसको बड़ा एफडी करके उसको साइड करो और रखो, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली इन अनसर्टेन इवेंट आपको हेल्प करेगा। देन एक पीपीएफ अकाउंट खोलो। आपको पता है कि टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है पीपीएफ में, तो पूरा कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड है ये इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट दिखा के ओल्ड टैक्स रेजिम में आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो 1.5 लाख तक का। अगर आप न्यू टैक्स में कर रहे हो उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली टैक्स फ्री है, आपका रिटर्न कंप्लीटली टैक्स फ्री है, आपका इंटरेस्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री है, जितना पैसा मैच्योरिटी वैल्यू वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। और 1.5 लाख करके आप 22,50,000 इन्वेस्ट करोगे, 15 साल बाद आपको 42 लाख मिलेगा। और मैं हर किसी को बोलता हूँ भाई पीपीएफ खोलो। पीपीएफ में ऐसा नहीं है कि आपको 1,50,000 ही डालना है, आप 1,000 भी डाल सकते हो, बट मैक्सिमम आप 1,50,000 डाल सकते हो। तो ये फायदा है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। 1,000 तो आराम से आप डाल सकते हो, लेकिन 1.5 लाख अगर आपके पास पैसा है, आपके पास फ्री फंड पड़ा है, डिस्पोजेबल इनकम आपका जो जितना है वो पड़ा है, तो आप उसको
वो पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हो और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा वो, क्योंकि उसमें रिटर्न भी अच्छा आता है और रिस्क कुछ नहीं है, उसमें रिस्क कुछ भी नहीं है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा है और टैक्स बेनिफिट, जिनको टैक्स के बारे में पता है उसको डेफिनेटली पता होगा पीपीएफ कितना हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली आप पीपीएफ अकाउंट आज जाके खोलो, क्योंकि उसमें 5 साल या 7 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, तो जितना जल्दी खोलोगे उतना अच्छा फायदा है। और अगर इमरजेंसी केस होता है तो 4-5 साल बाद आप उसको तोड़ सकते हो, 5 साल बाद या 7 साल बाद आप तोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगा ये शायद सबको अच्छा नहीं लगेगा, बट देखो गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जिसको गॉड्स मनी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्राइस आप कभी नहीं देखोगे 50% गिरता है स्टॉक मार्केट की तरह, ये 5% गिरेगा लेकिन 20% ऊपर जाएगा। इसका काम है इसका ऊपर जाना है, मतलब ये हमेशा ऊपर ही जाता है। जब भी वॉर होगा गोल्ड ऊपर जाएगा, जब स्टॉक मार्केट गिरेगा गोल्ड ऊपर जाएगा, जब कोई भी इवेंट होगा, कोई भी खराब इवेंट, स्टॉक मार्केट जब भी गिरता है मार्केट गोल्ड ऊपर जाता है। जब भी कोई वॉर होता है, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहता है, तब मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड प्रीसियस मेटल है और उसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ईटीएफ है, एंड गोल्ड में म्यूचुअल फंड भी है, गोल्ड का ईटीएफ भी है, बहुत सारा चीज़ गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आप अगर अनमैरिड हो तो भाई गोल्ड में फिजिकल गोल्ड बाय करो, क्योंकि आपको मैरिज टाइम काम आएगा। आप अपने हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट कर सकते हो, आप फैमिली में वो उसको पहन सकते हो मैरिज में। तो फिजिकल गोल्ड खरीदो और उसको सेव करो। अगर मैरिड हो तो अब जितना ऑर्नामेंट आपके पास है, अगर मैक्सिमम आपको लगता है कि हाँ जितना हो गया मेरे लिए काफ़ी है और मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए गोल्ड में, तो आप गोल्ड का प्लेट्स ला सकते हो। सिल्वर गोल्ड इसका सब आता है, मतलब गोल्ड प्लेट्स आता है, तो प्लेट ले सकते हो, कॉइन ले सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ कॉइन प्लेट लेने के लिए? क्योंकि वहाँ पे जो मेकिंग चार्जेस है वो कम लगता है। मेकिंग चार्जेस कम है होने की वजह से आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम रहेगा, बट मेकिंग चार्जेस कम रहेगा। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो मेकिंग चार्जेस क्यों इतना दोगे? मेकिंग चार्जेस बहुत आता है, आपको पता है, जो भी गोल्ड परचेस करते हैं मेकिंग चार्जेस वगैरह बहुत आता है। बट ये इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर ले रहे हो, फ्यूचर के लिए, फैमिली के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो आप प्लेट्स, कॉइन्स ये सब ले सकते हो। ये एक मेरा एडवाइस है खुद का। नहीं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे 2.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, प्लस गोल्ड जो अप्रिशिएट होगा उसका प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में 75% रिटर्न दिया है गोल्ड। तो आप सोचो कितना बड़ा एसेट है, मार्केट यहीं पे खड़ा है लेकिन गोल्ड कितना ऊपर गया है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड यू शुड हैव गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो। लास्ट एडवाइस जो है आपका वो है प्लॉट। इसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता है, मुझे जितना नॉलेज है, मैं जितना पढ़ा हूँ बुक्स में, मेरा बैंक एग्जाम में भी आता है, गोल्ड में डिप्रिसिएशन नहीं है, जो प्लॉट में डिप्रिसिएशन नहीं होता है। आप प्लॉट का वैल्यू कभी भी कम नहीं होता है। मान लो कुछ बहुत ख़राब इवेंट हो गया तो प्लॉट में कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तब गिर सकता है। बट मैक्सिमम टाइम आप भुवनेश्वर में देख लो, आप उड़ीसा में देख लो, आप ऑल इंडिया, मुंबई में देख लो, बैंगलोर में देख लो, कहीं पे भी देख लो, प्लॉट का वैल्यू भाई सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। जितना इन्वेस्ट कर सकते हो करो। एक बड़ा प्लॉट लो, पहले शहर में एक छोटा प्लॉट लो, आपका स्टेट के कैपिटल में, मान लो भुवनेश्वर में, मैं एडवाइस करूँगा पहले भुवनेश्वर में एक छोटा प्लॉट ले लो, फिर आपका होम टाउन में एक प्लॉट लो, फिर आपके गाँव के पास जितना प्लॉट ले रहे हो, एक छोटा प्लॉट लेने के बाद सब बड़ा बड़ा प्लॉट लो, लाइक एकर्स के अंदर, हेक्टर्स के अंदर, जितना बड़ा हो सकता उतना प्लॉट लो। गांव में अगर ले रहे हो बड़ा प्लॉट लेने की कोशिश करो, टाउन में ले रहे हो तो अच्छा फ्यूचर जहाँ पे होगा वहाँ पे लो, जहाँ पे इमर्जिंग मार्केट है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अभी ओवर प्राइस नहीं है बट ये फ्यूचर में ग्रो होगा, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। प्लॉट लो भाई, क्योंकि ये आप अपने लिए मत ले रहे हो, ये आपके जनरेशन के लिए ले रहे हो। आपका 2-3-4 जनरेशन यहाँ से बेनिफिट पाएगा, क्योंकि आप अभी दिए होंगे ना, तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट आएगा, कुछ फैक्ट्री खुलेगा, कुछ भी होगा, उनको जॉब मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको रेंट भी मिलेगा, उनको घर भी मिलेगा। मान लो कि आपके जहाँ पे प्लॉट है वहाँ पे कुछ ये हो रहा है, मतलब क्या है, अपार्टमेंट बन रहा है, तो आपको 3-4 अपार्टमेंट भी मिलता है। आपका ज़मीन जा रहा है तो आपको पैसा मिलता है, और आप खुद भी बेच सकते हो अप्रिशिएट होने से प्राइस। बट मैं तो एडवाइस नहीं करता हूँ। गोल्ड और प्लॉट आप खरीद रहे हो तो सेल करने की कोशिश मत करो। म्यूचुअल फंड में भी वही बोलता हूँ कि अगर बाय किए हो, बहुत ज़रूरी नहीं पड़ा है तो सेल मत करो, कभी भी सेल मत करो, क्योंकि सेल करना मैं एडवाइस नहीं करता हूँ किसी को, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। एंड अगर आपको लोन लेना है तो लोन ले सकते हो, बट लोन में एडवाइस नहीं करता हूँ। यंग जनरेशन अगर हो, आप नए नए जॉब किए हो, तो आप ट्रैवलिंग में खर्चा करो अपना मनी, जितना हो सके। आप साल में 1-2 बार डेफिनेटली ट्रैवल करो, जिसमें पैसा लगता है 20-30-40 हज़ार, और
महीने में एक संडे या फिर सैटरडे संडे हो तो राइड्स में जाओ या फिर घूमो लोकल, या फिर उसमें 1-2 हज़ार ही खर्चा होता है, लेकिन आप घूमो। आप घूमोगे तो डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पीपल एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है। मैं खुद एक बहुत बड़ा ट्रैवल एंथुजियास्ट हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और मैं लोगों को बोलता हूँ कि ट्रैवलिंग करो। और एक एडवाइस है, आपको अपना हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखो, मैं अगर पैसा कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? मैं जिंदा रहने के लिए, खुद का हेल्थ, खुद का बॉडी को बेहतर बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। एंड इफ़ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, देन आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई माइंड। मैं मेंटली यहाँ पे स्टेबल नहीं रहूँगा अगर फिजिकली मैं स्टेबल नहीं हूँ। मेडिकल में पैसा देने से अच्छा है जिम में पैसा खर्चा करो, अपने डाइट में पैसा खर्चा करो, अपने खाने पीने प्रोटीन में पैसा खर्चा करो, अपना फैमिली का भी ध्यान रखो, फैमिली को भी अच्छा खासा खाना पीना दो। खाने में कभी कंप्रोमाइज़ मत करना अपना लाइफ में। ऑलवेज हैव गुड फूड, और बाहर खाना प्रेफर मत करो, अंदर ही घर पे ही बना के खाओ। जितना पैसा खर्च हो सके भाई खर्च करो खाने में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाके 5 स्टार होटल में 1-2 हज़ार उड़ा लिया और कुछ फ़ायदा नहीं हो उसका। आप घर पे अच्छा खासा बनाओ, कैश्यू खाओ और आलमंड खाओ, को मतलब जितना भी हेल्दी खाना हो सके खाओ, बट घर पे। ये मेरा एडवाइस रहेगा। किताबों पे इन्वेस्ट करो, ट्राई टू रीड गुड बुक्स आर गोइंग टू गिव यू एक्सीलेंट नॉलेज। बहुत एक्सपीरियंस देगा, बहुत लर्निंग देगा। मैं इतना बोल पा रहा हूँ आपके सामने, मैं इतना सीखा हूँ बुक से, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारी चीज़ मैं सीखा हूँ, बहुत चीज़ बुक्स मुझे सिखाता है, क्योंकि बुक्स को मैं अपना दोस्त मानता हूँ। मैं बुक्स बहुत ही ज़्यादा मुझे पढ़ना पसंद है और पढ़ के सीखता हूँ। और मैं नॉन फिक्शनल बुक कुछ नहीं पढ़ता हूँ। ये जो लौंडे सब पढ़ते हैं ना, जो स्टोरी वाला बुक्स, लव स्टोरी, हॉरर स्टोरी, फैंटेसी, ये सब बिल्कुल टच नहीं किया मेरा ज़िंदगी में। मेरा जितना ही बुक्स होता है मोटिवेशनल बुक होता है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी होता है, ये सब के बारे में मेरा बुक होता है। बिजनेस बुक होता है, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल बुक्स, इसी के बारे में पढ़ता हूँ। और आपको भी वही एडवाइस करूँगा, आप पढ़ो। और यही था बस, और क्या है। और जो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में वीडियो में बताओ, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरा छोटा टिप्स था। अगर नया जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 6-7 महीने एंजॉय कर सकते हो, बट 6-7 महीने के बाद जितना मैं पॉइंट्स बताया हूँ उस सारे चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। आप डेफिनेटली मुझे थैंक कहोगे, आप 4-5 साल बाद आओगे और वीडियो में बोलोगे कि भाई आपने ये बताया था इसलिए मैंने ये किया और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, डेफिनेटली आपके पास अच्छा कैपिटल रहेगा और आप डेफिनेटली मुझे थैंकफुल रहोगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट बाद में डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। आज के लिए इतना था, फिर कल एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ। और आपका जो भी रिक्वेस्ट है कमेंट्स में बताइए, मैं उसको डेफिनेटली कंसिडर करूँगा, उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।